नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने भोगपुरम एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, आंध्र प्रदेश को दिया तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो मैसेज पर कांग्रेस साधा निशाना, बोले देश पीएम से माफी की मांग कर रहा था, उल्टा उन्होंने देश को माफ कर दिया। पहलगाम हमले जैसी दहशत फिर लौटे, कुलगाम में नाम पूछकर प्रवासी मजदूरों पर बरसाई गोलियां, 2 की मौत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, दिल्ली कोलकाता में घटे दाम, होटल रेस्टोरेंट को बड़ी राहत। ईरान में तबाही का मास्टर प्लान, ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दिया आदेश। हमास ने किया सरेंडर, गाजा से पीछे हटेगी इजरायली सेना, ट्रंप का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने विजयनगरम में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इसके साथ ही 17,900 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। आंध्र प्रदेश सरकार जीएमआर समूह द्वारा विकसित किए जा रहे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले हवाई अड्डे को केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं बल्कि पूरे उत्तर आंध्र प्रदेश के लिए परिवर्तनकारी संपत्ति के रूप में देखती है। सरकार का मानना है कि इस हवाई अड्डे की परिपक्वता औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, निर्यात को बढ़ावा देने, कौशल विकास और अनुसंधान को गति देने वाले एक प्रमुख उपरेख के रूप में की गई है। एविएशन सेक्टर में देश ने एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। कुछ ही दिन पहले काशी में जिस स्पोक एयरपोर्ट मॉडल का शुभारंभ हुआ, आज वही मॉडल पंजाब के अमृतसर तक पहुंच गया है। इससे अमृतसर से 25 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जुड़ जाएंगे। मैं इस उपलब्धि के लिए आंध्र की इस धरती से पंजाब के लोगों को भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात बच्चों को माफ कर दो कैप्शन से एक वीडियो मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर बच्चों की तरफ से की जाने वाली अभद्र भाषा के प्रयोग और उनकी गलतियों को माफ करने की बात कही। पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि जब देश पीएम से माफी मांगने को कह रहा था तो उन्होंने इसके बजाय देश को माफ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो और पोस्ट को टैग करते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने सोशल मीडिया पर हिंदी में एक पोस्ट में लिखा है कि ये सुनिए, देश उनसे माफी मांगने को कह रहा है, फिर भी उन्होंने देश को माफ कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज तड़के तकरीबन 2:30 बजे बादल फटने की घटना हुई। घटना के बाद इलाके में अचानक आई तेज बाढ़ की वजह से कई गाड़ियां बह गई, संपत्ति को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। हालांकि नुकसान का सही आकलन अभी तक नहीं किया जा रहा है। रात की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की या घायल होने की कोई सूचना नहीं। घटना के बाद एहतियात के तौर पर जो भी राष्ट्रीय मार्ग वहां पे है उसको आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए और प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश की है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में शुक्रवार देर रात आतंकियों ने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे 2 गैर स्थानीय मजदूरों पर गोलीबारी की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने कथित तौर पर मजदूरों की पहचान और नाम पूछने के बाद उन पर गोलियां चलाई। इस हमले में दोनों मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मजदूरों की मौत पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के परिवारों को मदद देने का ऐलान किया है। सीएम ने मृतकों के जो भी परिवार वाले हैं उनको जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उमर अब्दुल्ला ने हत्या की कड़ी निंदा की है और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। मृतकों के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त 6 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को
जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी, लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और दूसरे कारोबारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस LPG सिलेंडर के दामों में 200 रुपये से ज़्यादा की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई। पिछले कुछ समय से महंगी रसोई गैस की वजह से बढ़ते खर्च का सामना कर रहे कारोबारियों को इस फैसले से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नई दरों के मुताबिक दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर में 202 रुपये सस्ता हुआ है। इसके बाद राजधानी में इसकी नई कीमत 2728 रुपये हो गई। वहीं कोलकाता में सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये घटाए गए हैं, जिसके बाद वहां इसकी नई कीमत 2872 रुपये 50 पैसे हो गई है। हालांकि ये राहत सिर्फ व्यावसायिक इस्तेमाल वाले सिलेंडरों तक सीमित है। घरों में इस्तेमाल होने वाले जो भी LPG सिलेंडर हैं उनकी कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले वाली कीमत पर ही सिलेंडर मिलता रहेगा। देखिए, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, उसका परिणाम हमारे देश पर बहुत बड़ा होता है। देश की आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा बोझा पड़ता है। मगर मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, खास करके ये बहुत बड़ा संकट आया, मगर कौशल्य से न कुकिंग गैस की घर में किसी को सिलेंडर की कमी पड़ी। थोड़ी बहुत महंगाई तो स्वाभाविक है, ये हमारे देश के भीतर की विषय नहीं है, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय विषय, पूरे विश्व को इसकी परेशानी हो रही है। फिर भी हमारी सरकार ने हमारे सामान्य लोगों पे कम से कम बोझा पड़े इसके लिए कोशिश की है। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत एक बार फिर सरकार पर बरसे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे को लेकर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि रात के अंधेरे में गृह मंत्री पुणे में आए। बीजेपी ने उनके स्वागत में बड़े बड़े बैनर लगाए कि देश के चाणक्य पुणे में आगमन हो गया है। राउत ने कहा है कि ये सवाल गृह मंत्री से पूछना चाहिए। गृह मंत्री इस पद पर रहने वाले व्यक्ति नहीं है, वो गृह मंत्रालय नहीं चला रहे हैं, वो इस पद पर अब गैंग चला रहे हैं। वो गैंग व्यापारियों का है, वो गैंग गुंडों का है। राउत ने आगे कहा है कि विपक्ष को खत्म करने का काम करें। जम्मू कश्मीर में निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। इस्तीफे को लेकर हम सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में ही मौजूद नहीं थे। इस पर सवाल उठाते हुए राउत ने कहा है कि क्या ये वंदे मातरम का अपमान नहीं है। मिस्टर मोदी उनके चैम्बर में बैठे थे, मिस्टर शाह उनके चैम्बर में बैठे थे, लेकिन सदन में नहीं आए वंदे मातरम के ऊपर अपनी भूमिका व्यक्त करने के लिए, क्या रिस्पेक्ट देने के लिए। ये तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने वंदे मातरम का अपमान किया है। उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हुआ है 2 मजदूरों पर, क्या कहना तो क्या है, मैं क्या कहूँगा, अमित शाह ने कहना चाहिए। पुणे में आए हैं रात को आकर बैठे हैं पुणे में, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं स्वागत के उनके, चाणक्य के नाम से होर्डिंग्स लगे जो निकाल दिए गए। अब मोदी जी यहाँ बैठेंगे पुणे में और चाणक्य को वहाँ भेजेंगे कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के लिए। ये बकवास लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। अब आतंकवाद को हम जम्मू कश्मीर में पांव रखने नहीं देंगे। पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, अब वापस 2 लोग मारे गए, उससे पहले भी बीच में होता ही रहता है। लेकिन इतनी निर्लज्जता है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग, इतने डरपोक है। देश में E20 पॉलिसी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला को नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है। हाल ही में उन्होंने 31 जुलाई को E20 के विरोध में गाड़ी मार्च का ऐलान किया था। तहसीन पूनावाला ने बताया कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने नज़रबंद कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस के पास ना ही कोई कागज़ है और ना ही कोई दस्तावेज। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नितिन गडकरी जी इथेनॉल से डरते हैं। APJ अब्दुल कलाम मार्ग से शांतिपूर्वक तरीके से अकेले चलकर 30 जनवरी मार्च जाना था, जहां पर गांधी जी ने शहादत दी थी हमारे मुल्क के लिए। वहां जाकर मुझे अकेले बैठकर मौन व्रत रखकर एक दिन का अनशन करना था एथेनॉल के खिलाफ। कोई मैं गलत काम नहीं करने वाला था, कोई भीड़ को नहीं लाने वाला था। लेकिन जैसे मैं निकलने वाला था, क्योंकि मुझे 10 बजे जाना था, 9:30 बजे पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे डिटेन कर दिया, अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया। वहीं कांग्रेस महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया। 20 अगस्त से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के
मानसून सत्र पर सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार का आधे से ज़्यादा कार्यकाल हो गया है पूरा और विधानसभा में सरकार को बहुत कड़वे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जवाब विपक्ष के लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। अब तक जो घोषणाएं की हैं धरातल पर क्या हो रहा है इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं। सुशासन में, ग्रामीण विकास में, कानून व्यवस्था में सरकार पूरी तरह से विफल रही। सरकार को सदन में इसका पूरा जवाब देना पड़ेगा। पूरा हो गया और सरकार को बहुत कड़वे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर हम सभी लोग, पूरे विपक्ष के लोग सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे और अब तक जो अनाउंसमेंट्स की हैं धरातल पर क्या हो रहा है उसके पास सरकार को कोई जवाब नहीं है। और जो पिछले कुछ महीनों में देखा हम लोगों ने, जो हालात रहे गवर्नेंस के, ग्रामीण विकास के, लॉ एंड ऑर्डर के, इन सब पर सरकार पूरी तरह फेल है। और इतना समय 2.5-3 साल हुए और इतनी जल्दी सरकार अपना एक बाल खो दे ये मैंने पहली बार देखा है। और जो उम्मीदों से सरकार बनी थी अल्टीमेटली अब क्या हुआ, हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पंचायत और नगर निकाय चुनाव कराने पड़ रहे हैं। और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच जंग थमती नजर नहीं आ रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीकेंड तक सेना को ईरान पर नया हमला करने का आदेश दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इससे प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई का मकसद तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। घटनाक्रम ट्रंप ने उन बयानों के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने तेहरान के साथ चल रही कूटनीतिक बातचीत को लेकर अनिश्चितता जताई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद भारी सैन्य जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कैबिनेट की बैठक के दौरान कहा है कि हम उन पर बहुत ज़ोरदार हमला करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेंगे कि अब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं एक रिपोर्ट भी दी गई है कि वाशिंगटन ईरान के एनर्जी सेंटर जैसे कि बिजली घरों और पेट्रोलियम रिफाइनरी पर संभावित हमलों पर विचार कर रहा है। गाजा युद्ध को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास के हथियार सरेंडर और गाजा पट्टी से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी को लेकर ऐतिहासिक समझौता हो गया है। ट्रंप के मुताबिक सभी पक्षों की औपचारिक मंजूरी मिलने के 14 दिनों के भीतर इस समझौते को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। हमास ने भी इस समझौते पर सहमति जताई, हालांकि उसने इसके लिए इजराइल से कुछ शर्तें पूरी करने की बात कही है। समझौते के तहत हमास एक चरणबद्ध प्रक्रिया में अपने सभी हथियार एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स को सौंपेगा। करीब 5000 सदस्य इस बल की निगरानी एक अमेरिकी जनरल करेंगे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।